ई असगुट और विल्बर श्रम का सर्कुलर संप्रेषण प्रतिरूप। सीई असगुट और विलियम श्रम ने सन 1954 में संप्रेषण के प्रचलित प्रतिरूपों से कुछ भिन्न प्रतिरूप प्रस्तुत किए। इसमें संप्रेषण प्रतिक्रिया के प्रमुख तत्वों संप्रेषण और संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार पर अधिक बल दिया गया है। चूँकि यह प्रतिरूप संप्रेषण प्रतिक्रिया को गतिशील रूप में अभिव्यक्त करता है, अंत इसे सेल्यूलर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। असगुट और विल्बर ने सेशन और विमर की भांति ट्रांसमीटर और तथा रिसीवर शब्द उपयुक्त न करके वक्ता, इंटरप्रेटर, संप्रेषण, एडोलर और प्राप्तकर्ता, डिकोडर की प्रतिक्रिया का अलग अलग उल्लेख किया है। समग्रतः इस प्रतिरूप में संप्रेषण प्रतिक्रिया में संप्रेषण को डिकोडिंग के रूप में, डिकोडिंग को प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाता है। एन्कोडर वक्ता, व्याख्याता, डिकोडर, संदेश, डिकोड, व्याख्याता, एन्कोडर। उपयुक्त चित्र का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि एन्कोडिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत संप्रेषण कम्युनिकेटर अपने संप्रेषित संदेश को बोलकर, लिखकर या फिर संकेतों द्वारा प्राप्तकर्ता की समझ के अनुरूप प्रस्तुत करता है। डिकोडिंग के अंतर्गत संप्रेषण द्वारा एन्कोड किए गए संदेश को श्रोता व्यक्ति डिकोड करता है, यानी वह संदेश को अपनी क्षमता एवं दृष्टिकोण के अनुसार समझता है। इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत डिकोड किए गए संदेश का विश्लेषण करके संदेश प्राप्तकर्ता उस संदेश का अर्थ निकालता है तथा मूल्यांकन करता है। एन्कोडिंग संदेश प्राप्तकर्ता को डिकोड वह उसका मूल्यांकन करने के पश्चात उसके मन में अनेक जिज्ञासा पैदा हो सकती है। यदि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है तो वह दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजता है। इससे वह संप्रेषण की भूमिका में आ जाता है। दूसरा व्यक्ति उस संदेश को डिकोड करता है। यह प्रतिक्रिया ना रहने दे इस तरह से चलती रहती है। इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की संप्रेषण क्षमता, उनका दृष्टिकोण, उनका ज्ञान और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति महत्वपूर्ण बनी रहती है। संप्रेषण का ये प्रतिरूप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही समर्थक है, परंतु इस प्रतिरूप में यदि प्रतिपुष्टि फीडबैक का तत्व न हो तो ये प्रतिरूप अनुपयोगी हो जाएगा। यही कारण है कि असगुट और श्रम का ये प्रतिरूप संप्रेषण प्रतिक्रिया में उपयोगी सिद्ध न हो सका और फलस्वरूप श्रम को एक अन्य संप्रेषण प्रतिरूप प्रतिपादित करना पड़ा, इससे कि संप्रेषण प्रतिक्रिया को जाना समझा जा सके। गवर्नर के संप्रेषण प्रतिरूप। जॉर्ज गवर्नर अमेरिकी संप्रेषणविद थे और उनका उद्देश्य एक ऐसे संप्रेषण मॉडल का विकास करना था जो कि संप्रेषण के व्यापक क्षेत्रों पर लागू हो सके। गवर्नर प्रतिरूप की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें संप्रेषण की विधित स्थितियों पर निर्भर करने वाले विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है, यानी किसी विशिष्ट दशा में किस तरह का संप्रेषण होगा। इसके विभिन्न हिस्सों को पृथक रूपों में जोड़ा जा सकता है। ये प्रतिरूप संदेश की रचना प्रतिक्रिया और संदेश के सहबंधन को स्पष्ट करता है। गवर्नर ने अपने संप्रेषण प्रतिरूप को शाब्दिक और रेखीय दोनों रूपों में प्रस्तुत किया है। संक्षेप में गवर्नर के संप्रेषण प्रतिरूपों का विवरण इस प्रकार है। गवर्नर का शाब्दिक प्रतिरूप बहुत कुछ लाशवेर है। वस्तु द्वारा प्रतिपादित संप्रेषण प्रतिरूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
समानता रखता है, कुछ बिंदुओं पर वस्तु के प्रतिरूप से भिन्न भी है। संक्षेप में गवर्नर द्वारा प्रतिपादित शाब्दिक प्रतिरूप का ढांचा इस प्रकार है। कोई संबंध किस घटना का अवबोधन करके, प्रेरिसीव एन इवेंट, प्रतिक्रिया करता है, एंड रेस्टेंस, एक स्थिति में, इन द सॉल्यूशन, किस साधन द्वारा, थॉट सम मीन्स, ताकि उपलब्ध सामग्री को बना सकें, टू मेक अवेलेबल मटेरियल्स, किसी रूप में, इन सम फॉर्म, किसी परिचय में, एंड कंटेक्स्ट, भेजे योग्य संदेश, कवरिंग कंटेंट, किसी निर्देश के साथ, विथ सम कॉन्फिडेंस, गवर्नर का रेखीय प्रतिरूप, गवर्नर के शाब्दिक संप्रेषण प्रतिरूप में जो चरण प्रदर्शित किए गए हैं वह सभी रेखीय प्रतिरूपों में शामिल नहीं है। रेखीय प्रतिरूपों में ये स्पष्ट है कि किसी घटना का कोई व्यक्ति किस प्रकार अवबोधन प्रेरित करता है और फिर वह इस घटना को किस तरह एक संदेश के रूप में संप्रेषित करता है। इस प्रक्रिया में यह कोई आवश्यक नहीं है कि घटना को किस रूप में अवशोधित करता है और फिर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किस तरह वह उस घटना को संदेश के रूप में ढालकर अग्रसर करता है। ध्यान देने की बात यहाँ यह है कि यह प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती है, क्योंकि जब कोई संदेश किसी दूसरे तक पहुँचता है तो वह भी अपने ढंग से उसका अवबोधन करता है और इसे संदेश के रूप में रूपांतरित कर पुनः दूसरे तक आगे पहुँचता है। ये प्रक्रिया किसी घटना को अवबोधन करने वाले के चयन के तरीके, परिचय और उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। गवर्नर को रेखीय प्रतिरूपों वास्तव में दो रूपों में सामने आया है। पहला प्रतिरूप सन 1956 में और दूसरा प्रतिरूप 1900। ये थोड़ा चित्र आप देख लेना। उपयुक्त संप्रेषण प्रतिरूप के केंद्र में एम है, जो कि किसी व्यक्ति का पर्याय है। वह किसी ई यानी घटना को देखता है, किंतु अपनी चयन प्रक्रिया, परिचय तथा उपलब्ध संसाधनों के परिणाम स्वरूप वह ई को वास्तव में E1 के रूप में देखता है, अर्थात एम उस समय जो अवबोधन करता है वह ई ना होकर बल्कि E1 है, जबकि मूल्य तख्त ई है। इस तरह EM और E1 के माध्यम अवबोधन का संबंध है। अब एम उस घटना के विषय में औरों को भी बताना चाहता है, इसके लिए वह अपने संप्रेषण को रचना SE के रूप में करता है। यहाँ S का तात्पर्य शिप या फ्रॉम से है, जबकि E का अभिप्राय अंतवस्तु है। अंत व संदेश अर्थात SE को भेजने के लिए M 3 चीज़ों पर निर्भर है: साधन, चैनल, माध्यम, मीडिया, अंतवस्तु, कंटेंट और हाँ, ये माध्यम पर स्वयं M का नियंत्रण है। गवर्नर का संशोधित संप्रेषण प्रतिरूप 1964। गवर्नर ने अपने संप्रेषण प्रतिरूप में जल्दी ही थोड़ा संशोधन कर सन 1964 में प्रस्तुत किया। अपने संशोधित प्रतिरूपों में गवर्नर ने बताया कि एम ने ई को E1 के रूप में अवबोधित कर SE के रूप में दूसरों तक भेजा। अब वह दूसरा व्यक्ति M2 संदेश को यानी SE को SE1 के रूप में अवबोधित करता है। ये प्रक्रिया उसी प्रकार चलती है जैसे कि वह M के साथ चली थी, अर्थात M2 यानी चयन प्रक्रिया, परिचय और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर SE को अवबोधित SE1 के रूप में करेगा। E अर्थात घटना को M यानी माध्यम M1 के रूप में अवबोधित करता है और SE के रूप में ग्रहण करता है।
इस तरह मूल चीज़ ई थी जो E1 और SE बनने के बाद सोता SE तक के रूप में पहुँचती है। अंत गवर्नर द्वारा प्रस्तुत 1964 का प्रतिरूप अवरोधन रचना अवरोधन की श्रृंखला पर आधारित है। इस प्रारूप के द्वारा गवर्नर इस सवाल को उठाते हैं कि संप्रेषण माध्यमों के द्वारा किसी घटना के विषय में जो जानकारी प्राप्त की जाती है और उसे गहनता जिस रूप में ग्रहण करता है, ये दोनों चीज़ें वास्तविकता से कितना मेल खाती है। ये चित्र है, सिर्फ एक बार देख लेना, संप्रेषण का चित्र है। न्यूकोम्ब का ABX प्रतिरूप थियोडोर M न्यूकोम्ब समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र के अध्येता थे। उन्होंने सेशन वीवर के एक रेखीय संप्रेषण प्रतिरूपों के विपरीत सन 1453 में अपना एक शोध एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कम्यूटेटिव एड्स नाम से प्रकाशित कराया। इसे न्यूकोम्ब का सामाजिक संदर्भ प्रतिरूप त्रिकोणीय रूप में अस्तित्व में आया। इस मॉडल के द्वारा पहली बार समाज में यह सामाजिक संबंधों में संप्रेषण की भूमिका को एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में शामिल किया। इस मॉडल में AB संप्रेषण कम्यूटेटर तथा X सामाजिक संदर्भ सोशल कंटेंट है, जिसमें संप्रेषण की प्रतिक्रिया हो रही है। A तथा B दोनों X से बातचीत इंडक्शन इंटरएक्शन करते हैं और साथ ही वह दोनों आपस में भी बातचीत कर रहे हैं। संप्रेषण की प्रतिक्रिया में आवश्यक संयोजन एडजस्टमेंट से तुरंत बनाए रखा जाता है। इस प्रकार नियंत्रण कॉन्सेंस और ध्रुवीचरणीय टू वे फीडबैक प्राप्त किया जा सकता है। इसे न्यूकोम्ब का संप्रेषण प्रतिरूप सामाजिक संबंधों के निर्माण एवं विकास में संप्रेषण की भूमिका को व्यक्त करता है। X सामाजिक संदर्भ सोशल कंटेंट, B संचारक कम्युनिकेटर B ये भी है। न्यूकोम्ब के संप्रेषण प्रतिरूप में मुख्य 3 तत्व दिखाई देती है: स्रोत, संदेश और गहनता। संक्षेप में न्यूकोम्ब के अनुसार संप्रेषण की इस प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे की ओर उन्मुख हो जाते हैं तथा साथ ही बाहरी वातावरण की वस्तुओं से भी संपर्क बनाए रख सकते हैं। रिले एंड रिले का संप्रेषण प्रतिरूप जॉन वे रियलिटी विकेज मितला विल्डा वाइट रिले का कहना है कि जनमाध्यम श्रोता प्राप्तकर्ता का एक अग्रणी समूह है और यह प्राप्तकर्ता एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनकी प्रतिक्रिया इनके संबंधों पर आधारित होती है। प्रत्येक संचारक और संचारी एक माध्यम की प्रतिक्रिया के संभाविक होते हैं। रिले एंड रिले मॉडल प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप व्यापक सामाजिक ढांचा बोर्ड सोशल सॉल्यूशंस संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था ओवरऑल सोशल सिस्टम। यह एक व्यापक कई चरण वाला गतिमान सूचक संप्रेषण का समाजशास्त्रीय प्रतिरूप है जो सामाजिक प्रणाली के बहुत सारे पक्षों को एक साथ लेकर चलता है। इसके मूल में जनसंचार है। इस मॉडल के अनुसार संप्रेषण और संप्रेषण आपस में तीनों चरणों में सामाजिक व्यवस्था या प्राणी से बातचीत करते हैं। बेरलो का SMCR प्रतिरूप डेविड बिरलो ने अपने संप्रेषण प्रतिरूपों में बताया है कि संप्रेषण पहले संदेश को अपने ज्ञान
और अनुभव के चलते संकेतित भाषा में बदलता है। इसके पश्चात वह किसी माध्यम के द्वारा संदेश ग्रहणकर्ता को भेजता है। संदेश ग्रहणकर्ता संदेश को किस प्रकार किस रूप में ग्रहण करता है, यह उसके दृष्टिकोण और ज्ञान पर निर्भर करता है। संचार कौशल, अभिवृत्ति, ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, तत्व, अंतवस्तु, व्यवहार, कोड, संरचना, देखना, सुनना, स्पर्श, कहना, अधुना, चखना। संचार कौशल, अभिवृत्ति, ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति। एम का ये दे रखा जो यद्यपि संप्रेषण क्षेत्र के माध्यम चैनल को विभिन्न तरीकों से समझाया गया है, परंतु डेविड बेरलो ने ज्ञानेंद्रियों देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और चखना को माध्यम माना है। दूसरे ध्वनि तरंगों, विद्युत और चुंबकीय तरंगों आदि को भी संदेश का वाहक मान लिया गया है। अंत इसे भी चैनल माना जाता है। तीसरे तरंगों के हवा या तरंगे भी चैनल बनाई गई है जो कि स्रोत से ग्रहणकर्ता तक संदेश को पहुंचाते हैं। और अंत में चैनल शब्द जनसंचार में मीडिया के समर्थक के रूप में किया गया है। इसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट आदि जनसंचार के विविध चैनल है। इस प्रकार इससे संप्रेषण प्रतिरूप में चैनल को नए तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया है, परंतु इसमें संप्रेषण को स्थिर घटना माना गया है। फीडबैक की चर्चा या अवदान का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। डेविड बेरलो द्वारा प्रतिपादित संप्रेषण प्रतिरूप के आधारभूत तत्व है स्रोत, संदेश, चैनल, ग्रहणकर्ता। संक्षेप में बेरलो के प्रतिरूप के तत्व का विवरण इस प्रकार है। स्रोत अपने संदेश को प्रेषित करने के लिए अपने संदेश को एनकोड करता है, इसे कि संदेश से निर्धारित प्रभाव उत्पन्न किए जा सकें। बेरलो ने स्रोत के लिए 4 प्रमुख कारकों को महत्वपूर्ण माना है। ये कारक है संप्रेषण कौशल। बेरलो के शाब्दिक संप्रेषण कौशल में 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें अकस्मिक बोलना और लिखना कूट रचना कौशल से संबंधित है, जो 2 सुनना एवं पढ़ना कूट संरचना को समझाना यानी डिकोडिंग से संबंधित है, और 5वां दोनों का सम्मिलन है। इसे विचार और तार्किकता कहते हैं। स्रोत के पास संदेश के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कूट रचना का सम्मिलन है, इसमें विचार और तत्कर्ता कहते हैं। स्रोत के पास संदेश के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कूट संरचना का कौशल होना चाहिए। उसके पास संदेश के प्रकटीकरण के लिए अभिव्यक्ति हेतु प्रकृत हाव भाव, उच्चारण, भाषीय ज्ञान और तथा संदेश की व्याख्या संबंधित कौशल होने चाहिए। अभिप्रवृत्ति स्रोत की स्वयं के प्रति तथा हीनता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ज्ञान का स्तर स्रोत का अपने संदेश संप्रेषण संबंधी विषय वस्तु के विषय में ज्ञान का स्तर भी संदेश को प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति ऐसी विषय वस्तु को संप्रेषित नहीं कर पाता, इसे वह नहीं जानता। अंत संप्रेषण किस चीज़ के विषय में संदेश विशेषित करता है, उसके विषय में उसे उसका अत्यधिक ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक संस्कृति प्रणाली स्रोत संप्रेषण किस प्रकार की सामाजिक संस्कृति व्यवस्था में कार्य कर रहा है, ये भी संप्रेषण प्रतिक्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग सामाजिक वर्गों की अलग अलग संस्कृति पृष्ठभूमि के लोग होते हैं जो अलग अलग संप्रेषण करते हैं। इस प्रकार बेरलो के अनुसार संप्रेषण में उपयुक्त 4 कारक आवश्यक होते हैं। संदेश बेरलो प्रतिरूप का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व संदेश है, जो कि स्रोत का भौतिक उत्पाद है। संदेश में 3 कारक बड़े होते हैं: संदेश कूट, संदेश की विषय वस्तु, संदेश प्रचार। चैनल बेरलो में SMCR प्रतिरूप में C चैनल का प्रतीक है।
सी का अर्थ है संदेश का वाहक। बेरलो ने 5 ज्ञानेंद्रियों को चैनल के रूप में माना है जिसने संदेश ग्रहणकर्ता संदेश को समझता है। ग्रहणकर्ता संदेश ग्रहणकर्ता में भी 4 कौशल होने आवश्यक है। यह है संचार कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, ज्ञान का स्तर, सामाजिक संस्कृति व्यवस्था। संदेश ग्रहणकर्ता में सुनने पढ़ने की क्षमता आवश्यक है, ऐसे कि वह संदेश को प्राप्त करने और उसे डिकोड करने में समर्थक हो सके। ऐसे ही संदेश ग्रहणकर्ता ने संदेश को किस प्रकार समझा है, ये इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उसकी अभिवृत्ति स्रोत के प्रति, स्वयं के प्रति, उस संदेश के अंतवस्तु के प्रति सकारात्मक है या नहीं। इसके साथ ही संदेश ग्रहणकर्ता के स्वयं के सामाजिक संस्कृति, वातावरण, उसकी समूह सदस्य आदि सब भी ग्रहणकर्ता द्वारा संदेश के अर्थ को प्रभावित करते हैं। बेरलो के SMCR संप्रेषण प्रतिरूप में संप्रेषण प्रतिक्रिया के तत्वों को विशेषीकृत किया गया है। उनके अनुसार स्रोत और ग्रहणकर्ता के कौशल, अभिव्यक्ति और मूल्यों की क्षमता एक सीमा तक सफल संप्रेषण के लिए आवश्यक है। बेरलो के प्रतिरूप की खामियां भी है, जैसे कि इस संप्रेषण प्रतिक्रिया में माध्यम, साधन, प्रतिपुष्टि आदि को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। इस प्रकार संप्रेषण प्रतिक्रिया के क्षेत्र में प्रचलित कुछ सामाजिक संस्कृति के चिंतकों के विचारों पर आधारित संप्रेषण प्रतिरूप के अध्ययन मनन के पश्चात कहा जा सकता है कि समाज के विकास के साथ साथ संप्रेषण के स्वरूप एवं ढांचे में परिवर्तन होता है। इससे संप्रेषण प्रतिक्रिया की ताकत से समाज निर्मित विकास होता है। तभी संप्रेषण प्रतिरूप सामाजिक व्यवस्था के व्यक्तित्व स्तर पर मानवीय व्यवहार के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। व्यावहारिक रूप से संप्रेषण प्रतिक्रिया के कोई नियम एवं सिद्धांत निर्धारित नहीं किए जा सकते। हाँ, केवल उसे परिचालित और प्रभावित करने वाले तत्वों पर बात की जा सकती है। उसमें भी मुख्यतः वक्ता, संदेश तथा श्रोता और इन तत्वों के इर्द गिर्द संपूर्ण संप्रेषण प्रतिक्रिया क्रियाशील रहती है। इनमें से किसी भी तत्व को अनुपस्थिति के कारण संप्रेषण प्रतिक्रिया में व्यवधान आ जाता है। जब वक्ता स्वागत संलाप के संभाषण तक की दूरी तय कर लेता है, तभी उसका संप्रेषण का रूप ग्रहण कर पाता है। संप्रेषण प्रतिरूप के विषय में चक्र अध्ययन करने के बाद कहा जा सकता है कि वक्ता संप्रेषण प्रतिक्रिया का आरंभिक चरण है, जहाँ से इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अस्तु व लासवेयर के मॉडल को वक्ता केंद्रीय माना जाता है। कुछ विद्वान संदेश को वक्ता से अधिक श्रोता के साथ जोड़ कर देखते हैं, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है मैं अधिक महत्वपूर्ण में क्या समझा है और महसूस किया है। संदेश का अर्थ वक्ता से अधिक श्रोता की मनस्थिति, उसकी संज्ञानात्मक क्षमता, कॉन्सिजन स्किल, उसकी संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल पर आधारित निर्भर करता है। अंतग्रहण करते समय श्रोता का ज्ञान भंडार, मूल्य, दृष्टिकोण आदि अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए संप्रेषण प्रतिक्रिया में श्रोता की प्रतिक्रिया बहुत अहमियत रखती है। आभाषित संप्रेषण मानव अपनी विचार अभिव्यक्ति के लिए समाज के अन्य लोगों वर्गों से संवाद कायम करता है। इसके लिए संवाद यानी संप्रेषण की प्रक्रिया कहीं सूक्ष्म तो कहीं स्थूल होती है। जब भाषा के शब्दों के द्वारा भाव अभिव्यक्ति होती है तो ये स्थूल रूप से मौखिक संप्रेषण होता है, परंतु बहुत बार हम शब्दों द्वारा अपनी भाव अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाते। ऐसे में हम सूक्ष्म संकेतों, प्रतीकों, अपने हाव भाव आदि से अपनी भाव व्यक्ति करते हैं। इस संप्रेषण की बहुत सी सूक्ष्म स्थिति बन जाती है। वैसे भी मनुष्य मानव भाषा का पहला रूप है, संकेतित या आभाषित ही था। इसके बाद समय के साथ मौखिक और लिखित भाषाई रूप मानव समाज में अस्तित्व में आए। संसार में आभाषित संप्रेषण प्रतिक्रिया प्राचीन काल से ही मानव समाज में विद्यमान है और आज भी
किसी न किसी रूप में उपयुक्त हो रही है। संप्रेषण प्रतिक्रिया दो मुख्य रूप में दिखाई देती है, आभासित और भाषित। आभासित संप्रेषण प्रतिक्रिया में बिना बोले यानी वाणी का प्रयोग किए शारीरिक भंगिमाओं, हाव भाव एवं चेष्टाओं के माध्यम से संदेश संप्रेषण का काम किया जाता है। इसके विपरीत भाषायिक संप्रेषण में वाणी के द्वारा संदेश संप्रेषण होता है। आभासी संप्रेषण प्रतिक्रिया में हम भावों के विचारों और अभिव्यक्तियों को शब्द प्रयोग के बिना व्यक्त किया जाता है। इस आभासी संप्रेषण को अवाचित और आभासित संप्रेषण भी उपयुक्त किए जाते हैं। इन तीन शब्दों का आशय यह एक ही निकलता है, बिना बोले बिना भाषा के प्रयोग किए अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करना। आभासित संप्रेषण के ऐतिहासिक विकास क्रम को हम आदिमानव की गुफाओं में परस्तर वस्तुओं और भीतरी चित्रों से लेकर नृत्य, नाटकामूल्य प्रदर्शन जैसे अभिव्यंजनात्मक और अमुक्त कला के रूप में आधुनिकतम कला रूपों और आभासी संप्रेषण का विशाल इतिहास रहा है। नृत्य कला, कथन, भरतनाट्यम, कथकली, कोटकली, उड़ीसाई, मणिपुरी, कुचिपुड़ी आदि नृत्य शैलियाँ भिन्न शब्दों के प्रयोग के भी सशक्त रूप से भावाभिव्यक्ति करती है। ऐसे ही यदि हम गहराई में देखें तो दृश्य संप्रेषण, मुखौटे, यातायात संकेत, ध्वज, वेदियाँ, फौज की पुलिस, स्कूल बच्चों की भिन्न राष्ट्रों ध्वज एवं उन पर बने चित्र आदि भी भावव्यक्ति के सूक्ष्म हैं। ऐसे ही नृत्य नाटकों के द्वारा श्रृंखला, वीर, धृत, हास्य, करुण आदि रसों की अभिव्यक्ति की आभासी संप्रेषण की प्रतिक्रिया की अद्भुत देन है। आभासी संप्रेषण प्रतिक्रिया में मुखमंडल की अलग अलग स्थितियाँ, दृष्टि, नेत्रों के संकेत, शारीरिक भाव, गरिमाएँ आदि सम्मिलित रहती है। आभासी संप्रेषण की स्पष्टता के लिए कवि रहीम और बिहारी के नीचे लिखे बड़े उपयुक्त हैं। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रति, मदपान, रहीमन दावे ना दवे, जगत सकल जहांज। ऐसे ही बिहारी का दोहा है, कहत कटत, रिझत खिंचत, खिलत मिलत, रजियत, भरे भवन में करत है, नैनन ही स्वाबात। उपयुक्त दोनों दोहों में आभासी संप्रेषण की दृष्टि में से शारीरिक भाव, गरिमाएँ, मुखमंडल की विभिन्न अभिव्यक्ति सहित चित्र का संदेश संप्रेषण आदि मानव संप्रेषण के पर्यायभाषी पराभाषा अर्थात वाणी, बोली के स्वच्छंद रूप, उच्चता, तरता, तीव्रता, ध्वनियों की अस्पष्टता, मौन की अवधि, प्रतिक्रिया, कला आदि साहित्यवाणी का बालखाद, टोन आदि रूप सम्मिलित है। आभासी संप्रेषण प्रतिक्रिया में संदेश को मोटे रूप में तीन तरह से अभिव्यक्ति किया जाता है। पहला, संकेत द्वारा, क्रिया द्वारा, वस्तु के द्वारा। आभासी या अशाब्दिक संप्रेषण का आधार जैविक अथवा सामाजिक या दोनों ही हो सकता है। भाव प्राथमिक तौर पर चेहरे को हर्ष, विभास, भय, आशा, निराशा, आश्चर्य, खाद, क्रोध, उच्चेतना, लज्जा, तिरस्कार, व्यंग, आतंक, परेशानी आदि को अभिव्यक्त करने वाला दर्पण समझा जाता है। भाव प्रदर्शन अर्थात आप शब्द संकेत जो बुनियादी भावनात्मक स्थिति व्यक्त करते हैं, उन्हें सर्वोत्तम ढंग से उस समय समझा जा सकता है जब उनकी संकल्पना अभिव्यक्ति के संदर्भ में की जाए। जब किन्हीं अभिव्यक्तियों के संदर्भ से हटकर देखा जाता है तो चित्र में अंकित भावनाओं को ठीक ठीक समझना कठिन
हो सकता है। किसी मुस्कुराते चेहरे को यदि उदास चेहरे के साथ रख दिया जाए तो उसका आकलन भिन्न हो सकता है। इस संदर्भ में देवेंद्र दसर रे एल वर्ड विहेसल हवाले से स्पष्ट करते हुए कहते हैं, शरीर की कोई भी गरिमा या अभिव्यक्ति जिस संदर्भ में प्रकट की जाए अर्थहीन नहीं होती तथा मानव व्यवहार के अन्य पक्षों की तरह शारीरिक आसान भागिमाएँ मुखमंडलीय अभिव्यक्तियों के अनेक रूप होते हैं जिनके द्वारा हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य ये है कि आभासी संप्रेषण की दृष्टि से शारीरिक संकेतों उस समय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब वह निरीक्षण करने और संदेश कोड को कोई अर्थ संदर्भ देने में परस्पर उपलब्ध हो। आभासी संकेतों जो वक्ता के स्वर के तस्मे यानी उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हैं उन्हें नियामक संकेत कहते हैं। ऐसे ही जो संकेत रुचि अभ्यसित भावना या रवैये आदि को अभिव्यक्ति करते हैं उन्हें परिचालक संकेत कहते हैं। आभासित की सफलता के लिए ये जरूरी है कि आभासी विधाओं जिनका उल्लेख पहले हुआ है का ध्यान रखते हुए संकेत भाषा, क्रिया भाषा और वस्तु भाषा दिखाई देते हैं। संक्षेप इनका परिचय इस प्रकार है। संकेत भाषा आभासी संप्रेषण में संकेतों का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे शब्द, अंग, विराम चिन्हों आदि का स्थान संदेश प्रवक्ता के हावभाव ले लेते हैं। क्रिया भाषा जिसमें वक्ता संदेश प्रेषक के शारीरिक अंग चलन आते हैं जिन्हें सिर्फ संकेतों के माध्यम से ही स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे खाने पीने और चलने की क्रिया है। वास्तु भाषा इसमें किसी वस्तु के प्रतिरूप सहित व्यक्ति का शारीरिक वस्त्र आदि भी भावाभिव्यक्ति करता है। वास्तव में यह आभासी संप्रेषण के कुछ विशिष्ट कोड हैं जो भावाभिव्यक्ति के उपयोगी एवं समक्ष है। डॉक्टर सुनील त्रिवेदी ने मिबेल गोलाइन के हवाले से आभासी संप्रेषण के कोड निम्नलिखित बताए हैं। शारीरिक संदर्भ, बॉडी कंटेक्स्ट, निकटता, कोणीय स्थिति, शीर्ष बिंदु, मुख के हाव भाव, भाव गरिमा, आँखों के हाव भाव, अंग विन्यास। उपयुक्त कोडों के अतिरिक्त कुछ अन्य अमौखिक संक्षिप्त है। पहनावा, शरीर का रंग, चेहरा, होठ, उंगलियां, चाल, गति, शारीरिक क्रिया, मोहों, सुगम स्पर्श, आँखों का रंग, बालों की संरचना, केश सज्जा, आवाज़, बोलना। ऐसे ही श्रीकांत ने मैप के हवाले से आभासी अवचित संप्रेषण अर्थ संदर्भ एवं उनके भेद इस प्रकार बताया है। नेप के अनुसार अवैयक्तिक संप्रेषण से तात्पर्य उन मानवीय अनुक्रियाएं से है जो लिखित शब्दों के रूप में वर्णित नहीं की जा सकती। मैप ने मानव संप्रेषण को शरीर गति के रूप में परिभाषित किया है। उसके अनुसार वाचिक उपकरण की गति से वाणी उत्पन्न होती है। पराभाषा से अवर्चित कार्य होता है। वस्तु अवर्चित संप्रेषण तथा अवर्चित व्यवहार के बीच अंतर है। अवर्चित संप्रेषण अवर्चित व्यवहार से अधिक व्यापक पद है। अवर्चित संप्रेषण के निम्नलिखित 18 प्रकार के होते हैं। पशु का कीट, संस्कृत, परिवेश, भाव गरिमा, शारीरिक गतियाँ, मानव व्यवहार, अंत, भावनात्मक संप्रूप, अधिगम, नियंत्रण, संसार माध्यम, मानसिक परिक्रम जैसे प्रतीक्षीकरण, प्रतिभा, सृजनात्मकता, संगीति, पराभाषा, वेशभूषा, देहरिकी, चित्र, देश या लिंग, त्वचीय अनुभूति, काल।
उपयुक्त कोडों एवं भेदों के अलावा लगाव, आरक्षण, अस्वीकृति, सकारात्मक नकारात्मक मुद्रा, भय, खुशी, दुख आदि भी आभाषित संप्रेषण द्वारा व्यक्त किया जाता है। एवं अनुमान के अनुसार संप्रेषण में 50% संदेश केवल चेहरे के हाव भाव और शरीर के विविध अंगों के चालन द्वारा किया जाता है और उसी प्रकार चेहरे तथा शरीर के विभिन्न अंगों के संचलन के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। ऐसे ही मौखिक शब्दों में से भी 40% शब्दों के संबंध में भी प्रतिक्रिया अंग संचलन के माध्यम से व्यक्त होती है। अंत हमारे दैनिक जीवन में होने वाली संप्रेषण में आभाषित संप्रेषण का बड़ा महत्व है। उपयुक्त विवेचन विश्लेषण के आलोक में आभासी संप्रेषण की विशेषता निम्नलिखित है। आभासी संप्रेषण में संप्रेषण की कोई मुद्रा या फिर कोई क्रिया हो सकती है। साथ ही यह मुद्रा या क्रिया शारीरिक गरिमाओं की भांति अत्यधिक जटिल या नेत्र के इशारे, कटाक्ष जैसी हो सकती है। आभासी संप्रेषण में व्यक्ति संदेश मौखिक संदेश से भिन्न हो सकता है। इस संप्रेषण की व्याख्या किसी व्यक्ति या मानसिक स्थिति या सामाजिक अनुभव के रूप में की जा सकती है। आभासी संप्रेषण का भावी प्रयोग सभी लोग आसानी से नहीं कर सकते। दोस्तों, चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।